नमस्कार साथियों, विजय क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे जो भारत की भूगोल में। तो भारत के भूगोल में हमने जैसे भारत का जो सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार, इसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन कर लिया था। अब आगे की जो हमारी क्लास रहेगी, आज जो हम भारत का जो भौगोलिक या फिर हम कह सकते हैं जो भौतिक प्रदेश है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो जो भौगोलिक स्थिति है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि वो स्थिति क्या है और भारत के जो भौगोलिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। अब मैं आपको इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो ये भौगोलिक वाला पार्ट है, जैसे मानते हैं कि हमारा ज़्यादातर कोई भी एग्जाम हो या फिर हम अपन जैसे राजस्थान पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, तो राजस्थान पुलिस में मैं आपको बता दूं कि जो भारत की ज्योग्राफी जो क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 5, 6 या 7, लास्ट 7 क्वेश्चन तक आते हैं। तो 7 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो हम आज ये टॉपिक पढ़ेंगे, जो भारत का भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश, तो इन्हीं क्वेश्चनों से 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों से आ जाते हैं। मतलब यहीं से इसी टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब आपको इस जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे हमारा 1 से या 2 या 3 क्लासों में जो भी खत्म होगा, तो इस टॉपिक को आपको थोड़ा ध्यान रख के पढ़ना, क्योंकि आपको ये 1 से 2 या 3 क्लासें जो भी, जैसे हमारे जो भी आधे घंटे की या फिर लगभग टोटल अगर 3 क्लासें भी होगी तो लगभग 1.5 घंटे की, तो आपके लिए 1.5 घंटे में पॉइंट टू पॉइंट उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जहाँ से क्वेश्चन आता है। और राजस्थान पुलिस में आपको मैं बता रहा हूँ कि जो एक भी क्वेश्चन मतलब इस ज्योग्राफी का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मेन उनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे फिक्स है कि वहाँ की क्वेश्चन कहाँ से आना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत को जो भौतिक प्रदेश है, तो भारत को जो मतलब भौतिक प्रदेश, सबसे पहले भारत को वो जो भौतिक प्रदेश है उनको बांटने का जो प्रयास किया था सबसे पहले 1964 में। 1964 में एक एस वी चटर्जी नाम के भूगोल वेता हुए थे। तो उन्होंने इसको मतलब बांटने का प्रयास किया था। तो भौतिक प्रदेश के रूप में इन्होंने बांटने का प्रयास किया था, और इन्होंने 4 प्रदेशों के रूप में इसे बांटा था। एक तो हिमालय, एक उत्तरी मैदान, और एक प्रायद्वीप प्रायद्वीप द्वीपीय पट्टाल, मतलब यह प्रायद्वीपीय भारत, और एक चौथा था इसमें द्वीप समूह एंड तटीय मैदान, द्वीप समूह एंड तटीय मैदान। इसको जो 1964 में एस वी चटर्जी ने इसे 4 भागों में, भारत के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा। हिमालय पहला, उत्तरी मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पट्टाल और द्वीप समूह और तटीय मैदान। जैसे जो तट का इलाका है, जैसे हमने बात की थी गुजरात से, वो जो तट के हिसाब से 9 जो राज्य है जो तट से जुड़े हुए हैं, उनमें जैसे केरल वगैरह, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो उनके तटीय क्षेत्र उनको भी इसी में शामिल किया। और जो द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह है, तो उनको भी इसमें शामिल कर लिया था। इस प्रकार 1964 में एस वी चटर्जी ने इसे 4 भागों में बांटा। लेकिन अभी हम अध्ययन की तरह से इसको क्या करते हैं कि इसको 6 भागों में बांट दिया गया। जैसे कि हिमालय में उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय और ये द्वीपीय समूह तो है, इसको तटीय को क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया गया। और साथ में एक भाग और कर दिया गया, थार का मरुस्थल। इसको इस प्रकार अध्ययन की दृष्टि से 6 भागों में बांट लिया गया। बल्कि रियलिटी में वो एस वी चटर्जी ने जो 1964 में उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा था। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा, अब हम कैसे बात करते हैं कि जो ये 6, या तो हम कैसे भी, तो मतलब उनको क्या है कि इन 6 के बारे में पढ़ना है, तो इन 6 भागों में बांटा गया है। तो हम सबसे पहले आज हम हिमालय है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हिमालय में जैसे कि हिमालय को भी हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो हम हिमालय के बारे में थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो हिमालय के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा सी एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो मतलब जो भारत का भौतिक प्रदेश है, मतलब जो भारत में जो हिमालय, तो इसका उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि जो भारत के भौतिक प्रदेश है, इनकी उत्पत्ति के बारे में थोड़ा संबंध में बात करें, तो इसमें 3 मतलब एक तो जैसे जो जो एक वैज्ञानिक है तो कोबर, तो उन्होंने भी एक नियम बताया था कोबर ने कि जो एक एक तो एक था कि मतलब 3 नियम थे। एक तो महाद्वीपीय विस्थापन, एक भूसन्नति
एक भूसन्नति जो कोबर एक नाम के वैज्ञानिक थे, वो सॉरी वैज्ञानिक मतलब भूगोलवेत्ता थे कोबर, उन्होंने भूसन्नति का नियम बताया था और महाद्वीपीय विस्थापन का नियम बताया था अल्फ्रेड वेगनर ने। और एक नियम था प्लेट विवर्तनिका, और ये नियम दिया था हैरी हेस ने। तो इन्होंने इन तीन वैज्ञानिकों ने वो जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करके इन्होंने बताया। जैसे भूसन्नति का इसका मतलब है कि जो मतलब ये भूसन्नति है, ये जो भूसन्नति है इसके दोनों तरफ क्या होती है कि मतलब नदियाँ बहती है और ये नदियाँ बहकर एक यहाँ पे अवसाद जमा कर देती है। तो ये अवसाद ज़्यादा मतलब ज़्यादातर अवसाद जमा होने के बाद में क्या होता है कि जो ये जगह है ये अवतल रूप में आ जाती है। मतलब जैसे कि हम शीशे की बात करते हैं जो अवतल होता है उस प्रकार ये अवतल रूप में आ जाती है भूसन्नति में क्या होता है कि भूसन्नति के दोनों तरफ से जो अग्रभाग है इसके भूसन्नति के जो आगे के भाग है इन दोनों आगे के भागों से क्या होती है कि नदियां बहती है और नदियां अवसादों को जमा कर देती है। और जो पेंदा है यहाँ पे जो भूसन्नति का पेंदा है इसमें क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसाद जमा होने की वजह से क्या होता है अवतलन होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि इन दोनों को मतलब आपस में दबाव होता है। इन दबाव के कारण ही क्या होता है कि जो मतलब इन दबाव के कारण ही क्या होता है कि जो मतलब जो क्या बोलते हैं भूसन्नति का असर इसमें ज़्यादा दिखता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनका मतलब निर्माण होने का कारण इसका दबाव ही है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बीच का भाग होता है तो जो क्या होता है कि भूसन्नति मतलब जो दबाव के एरिया से दूर रहता है वो कुछ अप्रभावित रहता है, एक तरह से प्रभाव नहीं छोड़ पाता, उससे हम मध्य पिंड कह देते हैं, मध्य पिंड। तो जैसे कि तिब्बत का पठार, तो ये तिब्बत का पठार है कि इसके मध्य पिंड का ही उदाहरण है, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान रखना। एक था महाद्वीपीय विस्थापन। जैसे महाद्वीपीय विस्थापन की मैं बात करूं तो महाद्वीपीय विस्थापन में क्या है कि हमने जैसे बात की थी कि एक था पेंजिया, मतलब सबसे पहले तो हमको बात करना 33 सागर था। इस 33 सागर के जो चारों में एक स्थलीय भाग था जिसे हम पेंजिया कहते हैं। और इस पेंजिया के भी चारों ओर एक मतलब तो इसके मतलब चारों में क्या है कि एक पानी वाला भाग है जिसे हम पैंथालासा कहते हैं, पैंथालासा। तो ये जो 33 सागर इसके चारों ओर जो स्थलीय भाग है इसको तो हम तो पेंजिया कहते हैं, और जो जल वाला भाग है उसको हम पैंथालासा कहते हैं। उसका जो उत्तरी भाग है 33 सागर के उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग है गोंडवाना लैंड। तो इन दोनों के जो 33 सागर और इनके जो मतलब जो महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था उसी के तहत जो भारत का भूभाग का निर्माण हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो वो गोंडवाना लैंड का भाग है, बल्कि जो भारत का उत्तरी भाग है वो अंगारा लैंड का भाग है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऊपर के जैसे कि हमने बात करें एक एशिया, एक यूरोप, 7 महाद्वीप है, और एक एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो इन 3 महाद्वीपों की उत्पत्ति का जो कारण है अंगारा लैंड से हुआ था, और जो नीचे के 3 जो गोंडवाना लैंड से हुआ था। जो बाकी के जो 4 महाद्वीप है तो उनमें जो प्रायद्वीपीय भारत का भी निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ था। एक प्लेट विवर्तनिका ये हैरी हेस ने दिया था। इसमें क्या होता है कि अपसारी 3 प्रकार की प्लेटें, अपसारी, और एक होती है अभिसारी, और एक होती है रूपांतरित। इन 3 प्लेटों से क्या होता है कि इन 3 प्लेटों से एक मिनट हम जो प्लेट विवर्तनिका का जो सिद्धांत था जो हैरी हेस ने दिया था 1964 में। तो इसमें क्या है कि अपसारी प्लेटों में क्या होता है कि ये प्लेटें होती है, ये एक दूसरे से मतलब दूर दूर जाती रहती है, मतलब ये एक दिशा में चलती रहती है दूर दूर। अभिसारी में क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी के पता नहीं कहाँ पे जाके यहाँ पे टकरा गई, या दूसरी प्लेट इसके यहाँ पे टकरा गई, मतलब ये बिल्कुल पास में होती है, टकरा जाती है। और रूपांतरित प्लेटों में क्या होता है कि दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलती रहती है, मतलब ये आपस में टकराएंगे नहीं बल्कि इन प्लेटों में टकरा जाती है, ये दूर दूर की दूरी बनाकर चलती है अपसारी। तो इसी में से क्या है कि जो भारत का जो हिमालय का जो निर्माण हुआ था
और जो भारत के भूभाग होगा वो इन्हीं प्लेटों के अभिसारी प्लेटों के कारण, कि जो प्लेटों की स्थिति अभिसारी क्रिया के कारण ही होता है। क्यों, क्या होता है कि प्लेटें टकराने के बाद में क्या होता है कि जो जो बीच का भाग है उनको वो टकरा कर एक हिमालय के रूप में ऊपर निकल आता है, तो वहीं से हिमालय का निर्माण हो जाता है। तो अब हम बात करें जैसे कि भारत का जो अभिसारी, अब इनमें भी जो अभिसारी जो दो प्लेट थे, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों प्लेटों के टकराने से भारत के भूभाग मतलब हिमालय का निर्माण हुआ था। तो अब हम बात करते हैं, जो हमने जैसे निर्माण के बारे में थोड़ी प्रक्रिया थी उनके बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि जो हिमालय है, तो जो हिमालय है उसकी स्थिति के बारे में और हिमालय को कितने भागों में बांटा गया इनके बारे में बात करते हैं। जैसे हिमालय, इस हिमालय को क्या है कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, और उसके बाद में तीसरा पूर्वांचल हिमालय। 3 भाग है। और इस ट्रांस हिमालय के भी जो अलग अलग श्रेणियां हैं, इसकी भी अलग अलग पहाड़ियां हैं, उनको जैसे कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और एक है कैलाश श्रेणी। ठीक है, हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। तो जो पूर्वांचल हिमालय, तो जैसे ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल, तो ट्रांस हिमालय को भी 4 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश श्रेणी। तो ये अलग अलग इसकी श्रेणियां थी। तो जैसे अब उसके बाद हम बात करें मुख्य हिमालय की, मुख्य हिमालय को वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री भी कहते हैं, वृहद हिमालय या फिर हिमाद्री। वही बात करें दूसरा इसका भाग है लघु हिमालय या हिमाचल, और तीसरा इसका है शिवालिक पहाड़ियां। इसको भी 3 भागों में बांटेगा, और इनको जो बांटा गया है ये ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। और जो ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण ऐसे बोलते हैं कि जो हिमालय था उससे भी पहले का हुआ है, इसी कारण इसको ट्रांस हिमालय का नाम दिया गया है, जो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर की तरफ पड़ता है। और अभी उसको थोड़ा मैप के जरिए भी इसको अभी यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे पड़ेगा। 1 मिनट आपको मैं थोड़ा इसका क्लियर कर देता हूँ। तो पूर्वांचल हिमालय की बात करें, जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र, म्यांमार की तरफ जो कुछ पहाड़ियाँ हैं, उनसे जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, उन्हीं को पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। बाकी इसका हिस्सा थोड़ा यहाँ पे भारत में देखने को कम मिलता है। उसके बाद में जैसे मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय जो हमने बात की, जो सबसे ऊंची जो चोटी माउंट एवरेस्ट, वो भी यहीं पे स्थित है मुख्य हिमालय में। तो अब हम उसके बारे में बात करें, जो ट्रांस हिमालय, इसकी स्थिति के बारे में, इसकी मैप में स्थिति कहाँ पे है। जैसे हमने पहले बात की कि जो हिमालय, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय को भी अलग अलग श्रेणियां, उसमें जो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी। और इसके बाद मुख्य हिमालय को वृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल। इसको वृहद हिमालय भी देखने को मिलेगा, आप केंद्रीय हिमालय भी देखने को मिलेगा, या फिर बड़ा हिमालय। कई जगह अलग अलग नाम रहेंगे जो थोड़ा वृहद से रिलेट रहेंगे आपको, लेकिन मेन इस मुख्य रूप से वृहद और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा हिमालय, मतलब उसके बाद दूसरा भाग है मुख्य हिमालय का, वो है लघु हिमालय या हिमाचल। थोड़े इनके मतलब क्या है कि इनको थोड़ा ऊंचाई के आधार पर इनको थोड़ा बांटा गया है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। जैसे कि थोड़ा मैप में मतलब थोड़ा आपको कच्चे रूप में बता देता हूँ। थोड़ा मैप में मतलब इतना मेरा हाथ साफ नहीं है कि मैं मैप में बता सकूँ, लेकिन थोड़ा आपको अंदाजा लगाना कि जैसे जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मतलब ये पहाड़ियाँ है कुछ, तो इनको ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय। और कुछ इधर पहाड़ियाँ,
मतलब जो अपने इधर चीन की तरफ पड़ेगी, तो उन पहाड़ियों को कुनलून कुनलून के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कुछ अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की तरफ हिस्सा आ जाता है, जो अफगानिस्तान की सीमा जुड़ी हुई है अपन से, तो यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ, इनको हम यहाँ पे जानते हैं हिंदुकस, हिंदुकस पर्वत, हिंदुकस पर्वत। और यहाँ पे जो मेन, यहाँ पे जो कुनलून पहाड़ी और हिंदुकस पर्वत के बीच में कुछ यहाँ पे मतलब कुछ और पहाड़ियाँ मतलब पठार टाप में, जैसे ऐसे मान सकते हैं, तो कोई गांठ लगी हुई है, इस प्रकार है। इसको हम पामीर की ग्रंथि या पामीर की गांठ के नाम से भी जानते हैं, जैसे आपने सुना होगा। तो पामीर की गांठ या ग्रंथि की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? हिंदुकस पर्वत और कुनलून पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये ट्रांस हिमालय, इसी ट्रांस हिमालय की मैं बात करूँ तो इसमें सबसे जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, केटू जो यहाँ पे स्थित है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे गोडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं, जो यहीं स्थित है। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, 11 मीटर इसकी ऊंचाई है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको केटू या गोडविन आस्टिन के नाम से जानते हैं, जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। उसके बाद में कुछ इसके बाद में थोड़े से नीचे आने के बाद में कुछ और पहाड़ियां स्थित है, जिनको हम कहते हैं लद्दाख की पहाड़ियां या लद्दाख हिमालय, मतलब लद्दाख श्रेणी। तो जो ट्रांस हिमालय का, जो ट्रांस हिमालय उसी का पार्ट है लद्दाख श्रेणी है, जो यहाँ पे कुछ आने के बाद में, उसके कुछ थोड़ा नीचे आने के बाद में यहाँ पे जास्कर श्रेणी। ये थोड़ा आप जो बात करें जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, तो वहाँ तक की थोड़ा मतलब आपको थोड़ा इस प्रकार की थोड़ा मैप बनाने में थोड़ा मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, थोड़ा आपको यहाँ पे अंदाजा लगा लेना कि मतलब जो जास्कर श्रेणी जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, तो वहाँ पे जो जास्कर श्रेणी है। और हम बात करें जो ट्रांस हिमालय की, मैंने बात की कि यहाँ पे जो ट्रांस हिमालय, इसी में जो ग्लेशियर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लेशियर है, वो भी ट्रांस हिमालय में स्थित है, जैसे केटू। उसके बाद में जो सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर है जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का, जो भी यहीं पे स्थित है। इसके साथ में और भी कई ग्लेशियर स्थित है, जिनमें बायतू, बोल्टारो, बियाफो और सियाचिन। बायतू, बोल्टारो, बियाफो और सियाचिन, ये कुछ ग्लेशियर है जो यहाँ पे स्थित है। और है कहाँ? इस पर ग्लेशियर भी स्थित है। तो ये 4 से 5 ग्लेशियर है, और इन सब में बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। और जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी भी यहीं स्थित है। उसके बाद में हम लद्दाख की मैं बात करूँ तो लद्दाख श्रेणी में क्या है कि लद्दाख श्रेणी में एक तो पुंगा घाटी, जो यहाँ पे जो भूतापीय ऊर्जा बनती है, तो उसके यहाँ पे जो घाटी है पुंगा घाटी, वो स्थित है। और एक लद्दाख में है पेंगोंग झील भी स्थित है, जो मतलब एक सबसे ऊंची झील है भारत की, इसको विश्व की सबसे ऊंची झील भी बताया गया है पेंगोंग झील को, ठीक है। और जो ट्रांस हिमालय में एक चीज और नुब्रा नदी है, और ये नुब्रा घाटी भी यहीं पे स्थित है। जास्कर श्रेणी में मतलब लेह और जो श्रीनगर, और यहाँ पे जो मेन जो दर्रा है बनियाल दर्रा भी वो यहीं पे स्थित है, गुरजिल दर्रा, तो ये दर्रे भी कुछ यहीं पे स्थित है। अब हम जो इनके दर्रों की स्थिति और दर्रे कौन कौन से दर्रे, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम ट्रांस हिमालय का जो पार्ट था, मैंने बताया अलग अलग श्रेणियां, और यहाँ पे मतलब जो भारत का जो चीन की तरफ स्थित है, वहाँ पे कैलाश श्रेणी भी स्थित है। जो कैलाश श्रेणी में क्या है कि जो हिंदू धर्म का जो पवित्र स्थान है मानसरोवर झील, वो भी वहीं पे स्थित है। अब हम बात करते हैं जो मुख्य हिमालय है उसके बारे में। इसके बारे में जो मेन हिमालय थे इसके बारे में हमने जाना, जो ट्रांस हिमालय यहाँ पे स्थित है। और इस ट्रांस हिमालय की मैं बात करूँ तो इस ट्रांस हिमालय में क्या है कि जो यहाँ पे वो आपको कुनलून हिमालय देखने को मिलेगा, ऊपर यहाँ पे पामीर की ग्रंथि, हिंदुकुश पर्वत, और उसके बाद में यहाँ पे गोडविन आस्टिन जो ट्रांस हिमालय में स्थित है, और ट्रांस हिमालय में सियाचिन ग्लेशियर और कुछ और ग्लेशियर है, वायतू, बोल्टारो, बियाफो, इस पर और यहाँ पे नुब्रा घाटी भी स्थित है। उसके बाद में जो लद्दाख श्रेणी है, तो लद्दाख श्रेणी में हमने बात की पुंगा घाटी, पेंगोंग झील, ये मुख्य रूप से यहाँ पे स्थित है।
उसके बाद में जास्कर श्रेणी श्रीनगर यहीं पे स्थित है। और उसके बाद में हम बात करें तो जो कैलाश श्रेणी है, यहाँ पे जो पवित्र मानसरोवर झील है वो भी कैलाश श्रेणी में स्थित है, जो तिब्बत की तरफ थोड़ा यहाँ पे चीन की तरफ पड़ती है। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं जो मुख्य हिमालय उसके बारे में। अब मुख्य हिमालय की बात करो तो जो मुख्य हिमालय है उसको ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है। पहला तो ऊंचाई के आधार पर मुख्य हिमालय को जो मतलब जैसे हिमालय, तो पहले तो ऊंचाई के आधार पर इसको यहाँ पे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय इसको बांटा गया। तो बृहद हिमालय की मैं बात करूं तो जो बृहद हिमालय है तो जैसे ये मतलब इसको सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई जो एवरेज ऊंचाई रखी गई वो 6,000 मीटर, 6,000 मीटर इसकी ऊंचाई है, एवरेज ऊंचाई। और 120 से 190 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, 120 से 190 किलोमीटर तक की इसकी लगभग चौड़ाई है, 120 से 190 किलोमीटर तक की इसकी लगभग चौड़ाई है और 6,000 मीटर इसकी लगभग ऊंचाई है बृहद हिमालय की। और उसके बाद में जो बृहद हिमालय की मैं बात करूँ तो जो पीर पंजाल धौलाधर श्रेणी जो मतलब जो पीर पंजाल श्रेणी है वह इसी में स्थित है। उसके बाद में बृहद हिमालय की बात करें तो जो बृहद हिमालय के बाद में जो उसके बाद में दूसरा जो श्रेणियाँ है, जो दूसरा इसके बाद में अब इसके नीचे की तरफ जो आते हैं उसके बाद में थोड़ी कम ऊंचाई पे, जैसे वहाँ पे 3700 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई, वहाँ पे मिलेगी आपको 3700 से 4500 मीटर तक की ऊंचाई। तो ये जो है हिमालय है इसको मध्य मुख्य लघु हिमालय, लघु हिमालय या फिर हिमाचल भी कहते हैं। उसके बाद में जो आपको मिलेगा 1900 से या 1200 मीटर तक की ऊंचाई में वो है शिवालिक, शिवालिक हिमालय। वो जिसमें ये शिवालिक हिमालय में जैसे देहरादून में ये सब आपको शिवालिक हिमालय में देखने को मिलेगा, देहरादून हरिद्वार ये शिवालिक हिमालय में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो बृहद हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट वो भी बृहद हिमालय में स्थित है। उसके बाद में जो लघु हिमालय इसमें जो मसूरी वगैरह और कई जो मतलब जो हिल स्टेशन वगैरह जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जो लास्ट में शिवालिक हिमालय में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में तो यहाँ पे कुछ मतलब जो अपन को जो देखने को मिलते हैं ये यहीं पे मिलते हैं। उसके बाद में पूर्वांचल में हम जैसे मिसमी की पहाड़ियाँ पे डाफला की पहाड़ियाँ, मिजोरम पहाड़ियाँ, जो अरुणाचल, इन सभी के यहाँ पे अध्ययन किया गया। अब हम बात करते हैं जो हिमालय का इस प्रकार तो इसका डिवाइड किया गया था, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए थे सिडनी बुर्राड, उन्होंने क्या किया गया ये नदियों के आधार पर इस हिमालय का वर्गीकरण किया था। हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिडनी बुराड मतलब एक भूगोलवेत्ता थे सिडनी बुराड। इन्होंने क्या किया नदियों के आधार पे मतलब इसको किया। जैसे आपको पता है कि जो भारत है वो भारत से इधर की तरफ वो जा रही है सिंधु नदी, उसके बाद में फिर एक नदी जा रही है सतलज नदी, फिर एक नदी जा रही है काली नदी, फिर एक नदी है तीस्ता नदी, और लास्ट में जो पूर्व की तरफ एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों के बीच में जो हिमालय है उसी को उसके आधार पर नदियों के आधार पर मतलब इन नदियों के बीच में जो हिमालय 5 नदियां हैं इनके बीच में हिमालय उसके आधार पर इसको बांटा। जो हम बात करें तो जो मतलब जो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको कश्मीर हिमालय कहा गया। सॉरी पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय। उसके बाद में जो सतलज और काली के बीच में जो हिमालय था उसको कुमायूं हिमालय, और जो काली और तिस्ता के बीच में हिमालय उसको नेपाल हिमालय, और जो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में जो हिमालय है उसको असम हिमालय। तो इस प्रकार हिमालय को 4 भागों में बांटा। इसके में ऊंचाई के इसके जो
चौड़ाई की बात करूँ तो 560 किलोमीटर की दूरी में फैला है हिमालय। उसके बाद में इसकी बात करें तो 320 किलोमीटर की दूरी में, और इसकी बात करें तो हमें नेपाल हिमालय की ये 800 मीटर की दूरी में, 800 किलोमीटर की दूरी में, और किलोमीटर है एक, थोड़ा किलोमीटर में ध्यान रखना। और असम हिमालय की बात करें तो 700 किलोमीटर की दूरी में। और पंजाब हिमालय की मैं बात करूँ तो ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कुछ हिमाचल और पंजाब का भाग भी यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद में कुमाऊं हिमालय की बात करूँ तो उत्तराखंड में ये मुख्य रूप से स्थित है। इसके बाद में नेपाल हिमालय की जो नेपाल वाला और सिक्किम वाला क्षेत्र वहाँ पे स्थित है, और असम हिमालय की जो असम और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र वहीं पे स्थित है। तो इस प्रकार सिडनी बुराड़ एक भूगोलवेता हुए थे, उन्होंने इसको हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था। तो आज हमने यहाँ पे हिमालय के बारे में, जो हिमालय को किस प्रकार किन किन भागों में बांटा गया उनके बारे में चर्चा की, और जो आपको मतलब हिमालय से कौन कौन से किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, इन सब क्वेश्चनों की मतलब क्वेश्चन को भी आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मतलब आपको मिल जाएंगे। इसकी मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करा दूंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, क्योंकि हम इसको पढ़ तो लेते हैं भूगोल में कि ऐसे वैसे, लेकिन क्वेश्चन आता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसको उत्तर देना क्या है, मतलब अपने पढ़ा था वैसे, लेकिन ये थोड़ा पूछ ऐसे रहा है, मतलब क्या करना। तो उससे हमने बात तो वैसे कर ली, लेकिन क्या है कि थोड़ा समझने का बताओ, तो उस प्रकार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हमें करना ज़्यादा जरूरी है। मैं ऐसे मानता हूँ भूगोल को एक बार पढ़ने के बाद में अगर कोई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेता है तो उसका मतलब मैं जानता हूँ मतलब भूगोल का क्वेश्चन कहीं भी गलत होने का चांस नहीं रहता। तो अब हम बात कर, तो जैसे हमने हिमालय के बारे में बात कर ली, जैसे भौतिक प्रदेशों में हमने उत्तरी मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान द्वीपीय भागों में बांटा है भारत को। तो हम आगे के जो द्वीपीय पठार इन सभी के बारे में अगली क्लास में बात करें। आज की क्लास में हिमालय से यहीं पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है हिमालय। तो मैं आशा करता हूँ क्लास पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।